बीमा क्लेम को लेके बहुत बड़ी जिज्ञासा लोगों के अंदर है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है लोगों में कि कौन सी साल का आया, कितना आया। किसान साथी ये पूछते हैं कि हमारे गांव, हमारे पड़ोसी गांव का आ गया लेकिन हमारे गांव का नहीं आया। सकता है कि बाकी आपने मूंग की फसल भरी तो मूंग का क्लेम या तो बना नहीं, अगर बना है तो बीमा कंपनी की आपत्ति है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकती है? सरकार भी आपदा राहत अनुदान कोष से पैसा है वो किसान को 13,600 रुपए अधिकतम जो है वो मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेके अभी तक तारानगर के अंदर शायद कोई, मेरे ख्याल तो मेरे सूचना में नहीं है या मेरी जानकारी में नहीं है, लगा या नहीं लगा। जो फलियों में से दाने निकल रहे हैं वो 50% गड़ करके नष्ट हो गए, काले हो गए, बुफन आ गई उनकी, वो फूल गए, अंकुरित होने के लायक जो दाना नहीं है, क्या उसका तोल होना चाहिए? समस्या उसकी है जिसके छत नहीं है, जो ग्रिड का कनेक्शन ले नहीं सकता, उसका तेल निकाल देंगे ये स्मार्ट मीटर के नाम पे। लोग फोन भी करते हैं, फोन एक एक आदमी को फोन पे सारी बातें बताना संभव नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत मजबूरी है। बताया निर्मल जी, एक सवाल मेरे दिमाग में और आया, पब्लिक का सवाल है। आप कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और तारानगर में बल्कि जिले में भी आप नेतृत्व करते हैं, क्या पार्षद और चेयरमैन का चुनाव भी लड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी तारानगर में? नमस्कार, मैं सुरेश। इस समय आप देख रहे हो हनुमानगढ़ झलक। इस समय वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि तारानगर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे चूरू जिले के अंदर आम, गरीब, शोषित, पीड़ित और किसानों की दबंग मजबूत आवाज़ हमारे साथ में जुड़े हैं इस समय तारानगर से आदरणीय श्रीमान एडवोकेट निर्मल जी प्रजापत। सबसे पहले मैं हनुमानगढ़ झलक पर निर्मल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका और आपके तमाम दर्शकों का आज के इस इंटरव्यू में आपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पे मुझे बातचीत के लिए उचित समझा, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का स्वागत है। निर्मल जी, जिस समय इस टाइम बीमा क्लेम जारी हुआ है, इसके बारे में क्या? देखिए, बीमा क्लेम को लेके बहुत बड़ी जिज्ञासा लोगों के अंदर है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है लोगों में कि कौन सी साल का आया, कितना आया। लोग फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन एक एक आदमी को फ़ोन पे सारी बातें बताना संभव नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत मजबूरी भी है। आपके माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम जारी हुआ है, कुछ पटवार हलकों की कुछ फसलों का। ये कंप्लीट जारी नहीं हुआ है। जहाँ पे बहुत कम क्लेम था, जहाँ पे नाम मात्र का क्लेम था, वहाँ पे पटवार हल्के वाइज, फसल वाइज क्लेम को जारी कर दिया। जहाँ पे क्लेम की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, जिन जिन फसलों की क्लेम अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बन रही थी, वहाँ पे बीमा कंपनी को ऐतराज़ है, आपत्तियाँ हैं। हालांकि उन आपत्तियों का निस्तारण उस समय के जिला कलेक्टर के माध्यम से तुरंत ही कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जयपुर आपत्तियाँ लगा रखी हैं। जयपुर वालों ने आपत्तियों पे सुनवाई करते हुए, जहाँ उनकी आपत्तियाँ नहीं थी, उन्होंने ये फैसला कर दिया एसजीआरसी में कि जहाँ पे आपत्तियाँ नहीं है वहाँ का क्लेम जारी कर दिया जाए, बाकी के ऊपर डीजीआरसी के माध्यम से, एसजीआरसी के माध्यम से हम फैसला करेंगे कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। हम सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के जो आंकड़े हैं उनसे जांच के लिए, उन्होंने कहा तो ये है कि हम जांच के लिए उनसे सहायता लेंगे, लेकिन सहायता वो वैसे ही लेंगे जैसी अभी इन्होंने खरीफ 21 में अपना किया हुआ फैसला बदल के वापस सैटेलाइट को कायम रख दिया। तो सैटेलाइट के माध्यम से फैसला करने के लिए वो उसमें थोड़ा उतावलापन उनका है। तो अभी जो क्लेम आया है वो खरीफ 2023 का आया है, पूरी फसलों का नहीं आया, पूरे पटवार हलकों का नहीं आया। तो किसान साथी ये पूछते हैं कि हमारे गांव, हमारे पड़ोसी गांव का आ गया लेकिन हमारे गांव का नहीं आया। तो आप इस बात को इस चीज के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाई के 50,000 रुपये आ गया, मेरा 20,000 ही आया है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके भाई ने सिर्फ मोठ की फसल ही बो रखी थी, मोठ के ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने मोठ का क्लेम जारी किया। उसमें कंप्लीट अगर मोठ का प्रीमियम है तो उनका क्लेम आ गया, इसलिए वो 50,000 हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं मेरे 20 ही क्यों आया। तो आपके भाई के भी 15 बीघा जमीन है, आपके भी 15 बीघा जमीन है, हो सकता है उनके पूरी 15 बीघा में ही मोठ था, आपके 5 बीघा में ही था। तो आपके 5 बीघा में अगर मोठ था तो वो क्लेम आ गया। अब ये हो सकता है कि बाकी आपने मूंग की फसल भरी तो मूंग का क्लेम या तो बना नहीं, अगर बना है तो बीमा कंपनी की आपत्ति है, इसलिए वो जब भी आपत्ति हटेगी तो आपका अगर क्लेम बनता है तो आ जाएगा। अन्यथा उन्होंने मोठ के क्लेम को सॉर्ट आउट किया है, कम ज़्यादा का, क्योंकि बैंक जब प्रीमियम काटता है, आज एक सिंगल किसान को ये पता नहीं है कि उसकी पॉलिसी कितनी बनी है और किन किन
फसलों की बनी है। जी। तो ये चीज़ें हमारे किसान को है नहीं, वो तो सीधा सा बस 99 28 164 721 डायल कर लें और पूछ लें। तो मेरे पास भी इतने डाटा नहीं होते कि आपके कितने पॉलिसी हैं, ये संभव भी नहीं है। और अ, अगर डाटा हो भी तो एक-एक आदमी को बताना भी संभव नहीं है। लेकिन अब अगर डाटा होते तो हम हमारे सोर्स से हमारे ग्राम कमेटियों को, हमारी तहसील कार्यकारिणी के सभी लोगों को बता दें तो वो काम का बंटवारा हो जाता है। लेकिन इन्होंने गारंटी उपज और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, जिससे हमें पता चलता है कि बीमित राशि इतनी है, उत्पादन जो गारंटी उपज है उसके एवज में उत्पादन का जो वजन है वो ये है, और इस हिसाब से अगर हम गुणा भाग करके निकालें तो इतना रुपए क्लेम बनता है। ये आंकड़े 2020 तक ये देते थे। उसके बाद में दोनों ही सरकारों ने, राज्य सरकार भी शामिल है और केंद्र भी शामिल है, इन्होंने ये आंकड़े देने बंद कर दिए। तो ये अभी जो है क्लेम को लेके इतनी सी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर की। अब निर्मल जी, जैसे इस साल बरसात भी भयंकर हुई है, अतिवृष्टि हुई है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसके बारे में? देखिए बरसात हुई है, उसमें हमारा सबसे अभी हम जाके आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन भी दे के आए हैं। हमने कहा कि फसल बीमा क्लेम किसान को मिले, इसके लिए आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो करानी है वो प्रॉपर तरीके से खराबे का मूल्यांकन करके आप करवाइए। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकती है? सरकार भी आपदा राहत अनुदान कोष से पैसा है, वो किसान को 13,600 रुपये अधिकतम जो है वो मिलना चाहिए, वो भी मिले। अब इन्होंने अधिसूचना में ये शामिल कर दिया कि सरकार अगर इस तरीके की एक्सरसाइज करती है, कोई रिपोर्ट तैयार करती है और 13,600 रुपये किसान को अगर मिलता है और उसी फसल का अगर किसान को क्लेम मिलेगा, जैसे सरकार ने आपदा राहत अनुदान कोष से 13,600 दिया और गाय बगाए क्लेम अगर मिल गया 20,000 रुपये, तो वो कह रहे हैं कि हम फिर उससे 13,600 रुपये की वसूली कर लेंगे। सरकार का जो लोक कल्याणकारी चरित्र होना चाहिए था, अब वो चरित्र वैसा नहीं रहा। अब सरकार भी एक व्यापारी की तरह नफा नुकसान देखने वाली हो गई है। तो ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई, उस समय भी हमने विरोध किया था। अब हमारी भी फिर यही रहते है कि यार एक बार ये देंगे, उसके बाद में फिर अगर क्लेम मिल जाएगा तो वसूल कर लेंगे। अब दूसरी स्थिति पैदा हो गई कि क्लेम बन भी जाएगा तो ये सैटेलाइट लगा के उसको ख़त्म कर देंगे, तो क्लेम तो मिलना नहीं है। फिर सरकार वाले तो कम से कम 13,600 रुपये जो आपदा राहत अनुदान कोष से मिलता है वो तो किसानों को मिले। हमने दोनों की मांग की है और दोनों के लिए कहा है कि ये पैरेलल कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय फसलों में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। खड़ी फसल जो जिसकी कटाई हो चुकी है, सूखने के लिए खेत में रखी हुई थी, उस फसल की भरपाई के लिए मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा और लोगों से अपील भी की। मैंने कहा खड़ी फसल में अगर कोई नुकसान हो गया उसके लिए आपको व्यक्तिगत कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। इससे क्या है, जो जांच करने वाली, सर्वे करने वाली अथॉरिटी है उसका काम बढ़ा रहे हैं हम। सिर्फ उन्हीं लोगों को व्यक्तिगत कंप्लेन करनी थी, उनकी फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेतों में पड़ी थी, उसमें बरसात हो गई, लगातार नमी रही, जल भराव हो गया, उससे वो फसल में की फलियां खराब हो गई, दाने खराब हो गए, गल गई फसल, उसकी कंप्लेन करनी थी। उसका सर्वेयर, बीमा कंपनी का सर्वेयर है, वो वहाँ आए, वो देखे। तो इसमें दो चीज़ें हो गई। हमने मई जून के अंदर बुआई की, उस समय फसल उस मौसम के अनुसार हमने फसल काश्त कर दी। उसके बाद में एक लंबे समय तक बरसात नहीं हुई, वो फसल खराब हो गई। इस दौरान जो हमने फसल बो रखी थी उसका प्रीमियम बैंकों में कटा दिया, बैंक ने अपना प्रीमियम काट लिया, फॉर्म ले लिया। अब किसान इतना जागरूक भी नहीं है। अब किसान ने उसमें दूसरी फसल बो दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपने जो प्रीमियम कटाया है वो तो आपने एक्स फसल का कटवाया है, और आपके खेत में आप कह रहे हो कि मेरी वाई फसल है वो खराब हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीमियम मोठ का कटा दिया और आप कह रहे हो मूंग खराब हो गए। तो हम जब खेत में आएंगे और वहाँ पे मूंग न मिल के मोठ मिलेंगे या मोठ न मिल के मूंग मिलेंगे, तो फिर उसका मेजरमेंट जो नुकसान का है वो कैसे हो पाएगा? ये एक टेक्निकल इशू है। इस टेक्निकल इशू के आधार पे इन्होंने कंप्लीट ही एक बहाना सा बना लिया कि भाई हम जा रहे हैं लेकिन वो फसल है वो नहीं मिल रही जो बीमित है। खेत में फसल है खराब हो गई, वो कह रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये वो फसल नहीं है जो हमारे यहाँ बीमित है। एक इशू ये है। उसके बाद इसको आधार बना करके इनके पास एक्चुअल में तो मैन पावर नहीं है, आदमी है नहीं जो खेत खेत में जा करके नुकसान का मूल्यांकन, मेजरमेंट है वो कर सकें। तो किसान कितने दिन तक अपनी फसल को रखेगा? आज 2-3 दिन लगातार बरसात हुई, कल धूप निकल गई, उसके फसल है वो सूख गई। अब उसकी लगन किसान की तो ये रहेगी कि इसको जैसे तैसे मैं इसको इकट्ठा करके जो कुछ भी निकले इसमें से निकालूं। वो उनका वेट तो नहीं कर सकता 7-7 दिन तक।
क्या किसान वो 6 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, क्या तब तक उस फसल को उस स्थिति में पड़ी रहने दे सकता है? इस स्थिति में किसान है नहीं, तो इसको इसमें ये व्यक्तिगत नुकसान का प्रॉपर मूल्यांकन हुआ नहीं। अब एक सवाल एक और आया, वो ये आया कि फसल तो जो खड़ी है वो भी नष्ट हो गई। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका नुकसान का मूल्यांकन मेजरमेंट है वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से होगा, और उससे हम सहमत हैं। क्यों कि गाइडलाइन और भारत सरकार की गाइडलाइन और राजस्थान सरकार की अधिसूचना में ये लिखा हुआ है। लेकिन उसमें क्योंकि कहीं पर भी गाइडलाइन में या अधिसूचना में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि किस तरीके के दाने तोले जाएंगे। जो फलियों में से दाने निकल रहे हैं वो 50% गल करके नष्ट हो गए, काले हो गए, बुफन आ गई उनके, वो फूल गए, अंकुरित होने के लायक जो दाना नहीं है, क्या उसका तोल होना चाहिए? हम कलेक्टर के पास गए, उन्होंने ऊपर भी लिखा, रेवेन्यू बोर्ड को भी लिखा, कृषि विभाग को भी लिखा कि मार्गदर्शन करें। हमने कहा मार्गदर्शन क्या है, ये मापदंड है जो पहले से फसल कौन सी अच्छी होती है, बीज के लिए एक क्वालिटी होती है कि कौन सा बीज अच्छा होता है, वो बीज अच्छा होता है जो उग सके। जो उगने की स्थिति में नहीं है उसका आप तोल कैसे कर सकते हो? इसको लेके भी हमारा अभी कोई समाधान तो हुआ नहीं है। तो ये चीजें हैं जो चल रही हैं, निरंतर इनके लिए लड़ रहे हैं, प्रयासरत कर रहे हैं, जितना होगा उतना देखेंगे। देखिए, निर्मल जी ने फसल बीमा क्लेम के बारे में लमसम ए से लेके जड़ तक पूरी बातें यहाँ पे बता दी है। और वैसे किसी भी किसान को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आम की आवाज़ निर्मल जी अभी मौजूद रहें और वो उठा भी रहे हैं। निर्मल जी, आगामी मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊंगा 1-2 दिन। आपका जो एक 15 तारीख का प्रोग्राम है, 15 तारीख का सावनी 2021 में इन्होंने सेटेलाइट पहले फैसला कर दिया कि हम सेटेलाइट से क्लेम देंगे। उसके बाद में हमारा आंदोलन हुआ। आंदोलन के दबाव में इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो सही थे, वो फैसला कर दिया। फिर सरकार बदल गई, नई सरकार आई, उन्होंने कहा कि जहाँ बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति के एविडेंस है, उनका आरोप यही था कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट खरीफ 2021 में जो हुए वो हमारी गैर मौजूदगी में हुए, हमें सूचना नहीं दी गई, हमें बुलाया नहीं गया। तो बाद में हमने कुछ ऐसे ऐसे एविडेंस पेश किए, फोटोग्राफ पेश किए, व्हाट्सएप और ईमेल की डिटेल पेश की, जिसमें क्रॉप कटिंग करने वाला जो प्राथमिक कार्यकर्ता है पटवारी और हमारा कृषि पर्यवेक्षक, उन्होंने उसको सूचना दे रखी है कि इतने बजे हम फलांग व्यक्ति के खेत में जाकर के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बावजूद वो नहीं पहुंचे। हमने ये पेश किया। वो कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं दी गई, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हमारे पास फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ थे, उसमें बीमा कंपनी के अधिकारी वो कार्ड डाल के वहाँ खड़े हैं। तो हमने कहा ये जानबूझ के बेईमानी पूर्वक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जहाँ जहाँ हमारी एविडेंस को सही माना, 50% एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने ये माना कि यहाँ पे ये लोग पहुंच गए। तो इन्होंने फैसला ये किया कि इसमें आप क्रॉप कटिंग के आधार पे दो, और बाकी के लिए जो स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है या दिल्ली में जो टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है वो फैसला करे। तो वो फैसला करने की बजाय पिछले ही दिनों राज्य सरकार ने पुनः खुद ही 15-10 अधिकारी बैठ गए। उन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम जो पहले फैसला किया था वो सही था। तो आपने तो 3 फैसले कर दिए, आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। तो इसका हम आपत्ति दर्ज करवाएंगे। खरीफ 21-23 के अंदर जो कम पटवार हल्कों का बना था वो दे दिया, बाकी का इन्होंने दिया नहीं। तो उनकी आपत्तियों को हटाने के लिए सरकार के ऊपर अपना पक्ष रख के दबाव बनाएंगे। उसके अलावा जो पीछे के 22 के खरीफ के आपत्तियों वाला पेंडिंग चल रहा है उसको भी है, और अभी जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर के है। तो लोगों से अपील यही है कि अपने हक और अधिकार के लिए खुद जागरूक बने, सजिंदा बने और 15 तारीख का समय निकाल के वहाँ पहुँचे। देखिए, निर्मल जी ने ये स्पष्ट कहा है कि 15 तारीख जो है वो आम जन के लिए, किसी निर्मल जी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। निर्मल जी हर किसी की आवाज़ बन के पूरे ज़िले के अंदर उनको हक और अधिकार, बीमा क्लेम हो चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, वो निसंकोच लड़ते हैं यहाँ पे। अब मैं निर्मल जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे सरकार स्मार्ट मीटर का मुद्दा लेके आई है, स्मार्ट मीटर को लेके अभी तक तारानगर के अंदर शायद कोई, मेरे ख्याल तो मेरे सूचना में नहीं है या मेरी जानकारी में नहीं है, लगा या नहीं लगा? तारानगर में अभी कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। कुछ जगह सरकारी दफ्तरों में इन्होंने लगाए, स्कूल में लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमारी वहाँ जो अभिभावकों की कमेटी होती है उन्होंने अपने हस्तक्षेप से वहाँ लगवाना बंद कर दिया है, इसलिए अभी यहाँ बंद है। लेकिन ये भविष्य में लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसको कहाँ तक रोक सकते हैं और रोकना क्यों जरूरी है? देखिए, कुछ चीज़ें सरकार के लिए व्यवसाय नहीं होती, वो होती है सेवा। जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सेवाएं हैं। परिवहन, रोडवेज का जो है इसमें हम
रोडवेज सेवा बोलते हैं, बस सेवा बोलते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम कितने घाटे में हैं, कितने प्रॉफिट में हैं। तो बिजली भी एक सेवा है। अब ये सेवा करने के लिए प्राइवेट जो कॉरपोरेट हैं, कंपनियां हैं, वो आ रही हैं। उनका जो मकसद है वो सेवा करना नहीं है, उनका मकसद है मुनाफा कमाना। तो आप इस चीज़ को यूँ समझिए कि पहले हमारे घरों में टेलीफोन होते थे, महीने 2 महीने से बिल आते थे। उसके बाद में मोबाइल आ गए, तो मोबाइल आ गए तो अब क्या महीने 2 महीने बाद में बिल आते हैं। अब आज जिसको किसी से बात करनी है तो 1 महीना भी नहीं, 28 दिन, 54 दिन, 84 दिन का रिचार्ज करेगा अपने मोबाइल में, आज करेगा। 28 दिन तक जितना कुछ जाना है वो आज ही चला जाएगा उपभोक्ता की जेब से। अभी बिजली में थोड़ा उल्टा हो रहा है। पहले 2 महीने के बिल आते थे, उपभोक्ता 2 महीने बिजली की सेवा सरकार की लेकर के उस सेवा के बदले में यूनिट चार्ज देता था। अब जैसे ही स्मार्ट मीटर आ जाएंगे, उसमें ये है कि आप 2 महीने के लिए इतने वोल्टेज की बिजली आप हमसे खरीद रहे हो, वो आज खरीद लो। अगर 2 महीने तक आप इसको बरतोगे तो वो पैसा आपको अब देना पड़ेगा। तो ये फर्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद में कलेक्शन, क्योंकि कंपनियों की तरफ जा रहा है, तो कलेक्शन रुपया पैसा इकट्ठा करने में कंपनियों को ज्यादा मैन पावर नहीं लगे, ज्यादा इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, आसान हो जाए। रिचार्ज का सिस्टम है वो चल जाएगा, फोन पे से, मोबाइल से ये हो जाएगा। ना तो रीडिंग लेने वाले रीडर की जरूरत है, ना रीडिंग को रिकॉर्ड रखने वाले जो बाइंडर को रखता है लिखा पढ़ी के खाता बही के रूप में, उनकी जरूरत है, ना बिल वितरण करने वालों की जरूरत है। तो इनको एम्प्लॉइयों की संख्या भी घटानी है, किनको, कंपनियों को। सरकार अगर घटाई तो सरकार का सिस्टम तो चल ही रहा है। और उसके बाद में अगर जीरो मतलब पॉइंट में भी यूनिट अगर जा रही है तो वो कैलकुलेट होनी चाहिए। वो चाहे हवाई करंट के माध्यम से छिजत हो, चाहे स्पार्किंग के माध्यम से छिजत हो, चाहे अर्थिंग के कारण छिजत हो, जो भी छिजत आएगी वो उपभोक्ता के मीटर में जुड़ के आएगी। देश का अडानी खास तौर पर जो पूरे देश की पावर को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा है, वो किसी भी छिजत का 1 पैसा भुगतने के लिए तैयार नहीं। तो सारा वजन जो है वो उपभोक्ता के ऊपर आएगा, इसलिए स्मार्ट मीटर खराब है। खास तौर पे किन के लिए, जो छोटे उपभोक्ता हैं। बड़े वाले तो फिर भी सोलर से कनेक्ट, अपना ग्रिड का कनेक्शन करवा लेंगे, जिसके घर पे बड़ी छत है। समस्या उसकी है जिसके छत नहीं है, जो ग्रिड का कनेक्शन ले नहीं सकता, उसका तेल निकाल देंगे ये स्मार्ट मीटर के नाम पे। इसलिए छोटे जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, स्मार्ट मीटर के चंगुल में वो नहीं फंसे, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, निर्मल जी ने तमाम स्मार्ट मीटर को लेके जो सारी शंकाएं हैं वो आपके सामने दूर करने का प्रयास किया, दूर भी की। उसके लिए आपको कोई भी शंका या सोचने की ज़रूरत नहीं है, निर्मल जी ने बताया। निर्मल जी, एक सवाल मेरे दिमाग में और आया, पब्लिक का सवाल है। आप कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और तारानगर में, बल्कि ज़िले में भी आप नेतृत्व करते हैं। क्या पार्षद और चेयरमैन का चुनाव भी लड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी तारानगर में? देखिए, चुनाव हम आंदोलन भी लड़ते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। पार्टी का एक मापदंड है। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीट है जी, लेकिन सीपीएम वहाँ 200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती जी। इसके पीछे 2 मापदंड है। एक तो हम चुनाव उसी को लड़ाते हैं जो हमारी पार्टी का वफादार सिपाही हो और जो हमारी पार्टी का मेंबर हो जी। हम ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट दे करके नहीं आजमाते कि वो ठीक है कांग्रेस की मांग रहा था, बीजेपी की मांग रहा था, वहाँ से उसको नहीं मिली तो हमारे वाली दे दें जी, ऐसा कोई विकल्प है नहीं। दूसरा, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो इसलिए हम राजस्थान में भी पूरे 200 सीटों पे नहीं लड़ते, बिल्कुल। हम कुछ एक सीटों पे चुनाव लड़ते हैं जी। उसके बाद में किसी का कार्यकर्ता तो हमारे पास है, उसने कह दिया ठीक है मैं चुनाव लड़ दूंगा, तब पार्टी देखती है कि क्या हम वहाँ पे चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं है जी। वहाँ पे हमारे जन संगठन कितने हैं, मतलब पार्टी के अलावा एसएफआई, डीवाईएफआई, किसान सभा, महिला समिति, जन संगठन भी होने चाहिए, और वहाँ पे हमारी पार्टी के मेंबरों की संख्या कितनी है जी। हम चुनाव लड़े, परिणाम के बहुत दूर या पास जाने तक पहुँचे ही नहीं। तो ये जो मापदंड है, इन मापदंडों के मद्देनजर हम पंचायत राज का चुनाव भी लड़ते रहे और नगर पालिका का भी हस्तक्षेप हमारा चुनाव के अंदर रहता रहा है। इस बार हम थोड़ा और बढ़ करके प्रयास करेंगे। हमारे साथ में निर्मल जी जुड़े थे, और निर्मल जी से जो 15 तारीख का जो किसानों का धरना है शुरू के अंदर, उसको लेके आम जन और आम गरीब और किसान को निर्मल जी आप क्या संदेश हमारे हनुमानगढ़ झलक की ओर से देना चाहोगे?
सभी साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा, ये 15 तारीख का जो आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण समय पे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे है। क्योंकि लावणी का समय है, ऊपर से फसल खराब है, उसको संजोने का समय भी है। जी लेकिन मेरा किसानों से इतना ही निवेदन है कि फसल खराब अकेले खेत के अंदर नहीं है। जी बैंक के अंदर जो आपकी केसीसी के रूप में जो फसल बीमा है, उसके ऊपर भी सरकार की नीयत खराब है। जी आप जो फसल लेकर के जैसी भी निकलेगी, हम्म, उस फसल को लेके जब आप बाज़ार में जाओगे या सरकारी तुलाई केंद्र पे जाओगे, तो हम्म, वहाँ पे भी फसल खरीदने वाले की या फसल तोलने वाले की भी नीयत खराब है। जी इसलिए आपको सब जगह लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक दिन 15 तारीख का अपने खेती के लिए, अपनी फसल के लिए चूरू की कलेक्ट्रेट पे भी निकालना आवश्यक है। यही निवेदन है। देखिए मेरे साथ में किसान नेता कॉमरेड निर्मल कुमार जी जुड़े थे हनुमानगढ़ झलक से। तमाम दर्शकों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुरेश, धन्यवाद। राम राम।